नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं सुराज यात्रा में और हमारी यात्रा इंदौर से शुरू हुई और फिर सीधा हम ट्राइबल बेल्ट में आ गए, दूर दराज के इलाकों को देखने, जहां हम ये देखने आए हैं कि सुशासन है कहाँ, गुड गवर्नेंस है कहाँ। तो हमारी ये यात्रा अब तीसरे पड़ाव पर है, मतलब हम जबलपुर में हैं। और जबलपुर की वो सीट जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, जबलपुर उत्तर, जहां से अभी सिटिंग एमएलए हैं हमारे साथ विनय सक्सेना जी। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से गुड गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुराज की जब बात आती है तो सुराज को आप कैसे देखते हैं और सुराज को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ है जनता के लिए। राजा जनता है, भगवान जनता है, और जनता अगर खुश है, जनता जो चाहती है, जनता की जो सुख सुविधाएं हैं, जनता की जो सुनवाई है, जनता के साथ जो भावनात्मक रिश्ते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं सीधे हैं, सीधा संवाद है, उनके बातों को सुना जाता है, उनकी बातों पे अमल किया जाता है, मेरा मानना है कि ये सुराज है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और जब तक नागरिक मिलना चाहे तो आप मिल ना पाए, हमेशा आप उपलब्ध ना रहें, तो मेरे ख्याल से वो सुराज का मतलब फिर कहीं से भी साबित नहीं कर सकते। आप मेरे क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आप अगर पूरा क्षेत्र अगर आपने भ्रमण किया है तो आप देखेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं, सड़कें हैं, नालियां हैं, लाइट्स हैं, ये तो हो गई नगर निगम तक। लेकिन जब पार्षद या हमारे अन्य साथी जो नीचे सेकंड लाइन है, जब वो कोई काम नहीं कर पाती तो विधायक से उम्मीद करते हैं। बल्कि विधायक से तो सांसद कामों की उम्मीद करते हैं, पार्षद काम की उम्मीद। और मैं चूंकि नगर निगम में लगातार रहा हूँ, नगर निगम की एक एक नस से वाकिफ। हाँ, मतलब शुरुआत ही आपने पार्षद, उसके पहले पार्षद के पहले छात्र राजनीति में रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब 5 नगर निगम के चुनाव, 5 छात्र राजनीति के चुनाव, 11वां विधायक का और ये 12वां चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैंने चूंकि जमीन से एक एक व्यक्ति की तकलीफ को समझा है, दुख दर्द को समझा है, ये भी समझा है कि जब व्यक्ति परेशान रहता है तो उसको सबसे ज़्यादा उसके कंधे पे हाथ आप रख दो तो भी उसको राहत महसूस। और आम जनता चाहती क्या है, कभी किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया, कभी किसी के यहाँ बच्चों की फीस नहीं है, कभी बच्चों के साथ साथ उनके परिवार। कोरोना जब बीमारी आई तब बहुत से जनप्रतिनिधि सड़कों पे नहीं थे। चुनाव के बाद जो बड़े बड़े वादे करते उनको देखने को तरस गए लोग। अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, डॉक्टर्स मिल नहीं रहे थे। ऐसे में भी हम लोग लगातार जनता के लिए काम करते रहे। मैं तो मेरी विधानसभा में सबसे पहला मरीज जो है वो मध्य प्रदेश का मिला, और माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि तुम तत्काल पहुंचो क्योंकि तुम्हारे उसी दिन सरकार गिरी थी। लेकिन कमलनाथ जी की मैं संवेदनशीलता को दाद देता हूँ। उनने मुझको बुलाया, मैं सोचा पता नहीं मतलब सरकार गिरी है किस कारण से बुला रहे हैं। तो बोले देखो तुम्हारे एक पेशेंट निकला और तुम जो है तत्काल जाओ और तत्काल जाके उस मरीज से मिलो, उनके लोगों की मदद करो। एक व्यक्ति, आप सोचिए, कमलनाथ जी जो जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन मैं उनका भावनात्मक बात, उनकी संवेदनशीलता को समझ पाया। और कोई मुख्यमंत्री रहा होता तो जिस समय सरकार गिर गई दुखी हो जाता, चिंता नहीं करता, लेकिन उनको ये बात की चिंता थी कि एक मरीज निकल आए। उन्होंने मुझसे कहा तुम तत्काल रुको मत, भोपाल जबलपुर जाओ। मैं तत्काल जबलपुर आया, आते साथ हमने उन लोगों से बात की। आप मिलेंगे, जो मैं नाम इस सामाजिक रूप से लेना उचित नहीं समझता, लेकिन जो हमारे पहले मरीज थे उनसे मैंने सीधे बात की। मैंने कहा आपको कोई तकलीफ है, कुछ है, आप मेरे को तत्काल बताएं। हम लोगों ने भोजनालय चालू करी। जो हमारे भाई बैठे हैं, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, लेकिन मैं इनसे कहता था मास्क पहनना पड़ेगा, सब सुरक्षा के उपाय करने पड़ेंगे, तब हम सड़कों में घूम रहे हों। हम लोग सुबह से खाना बांटते थे ऑटो से, फिर दिन में जब तक खाना नहीं बनता था तब तक गाय जो हमारी थी, मतलब हालत ये थी, हमारी गौ माता के लिए चारा तक नहीं था, क्योंकि घरों में लोग रोटियां देते हैं। जो शहर की गौ माता होती है, सड़कों में घूमती हैं और उनको हर घर से रोटी दी जाती, उनको चारा नहीं मिल रहा था। तो फिर यही सब भाइयों ने तय किया कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सुबह सुबह जब तक 1:30 बजे तक खाना नहीं बनता तब तक चारा बांटेंगे। तो हम लोग घास मंगवाते थे, फिर उनको बांटते थे। मेरा मानना है कि एक आम नागरिक जो है अपने राजनीतिक व्यक्ति से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से, अपने पार्षद से, अपने सांसद से सिर्फ ये उम्मीद करता है कि जब उसको उसकी जरूरत हो। और महात्मा गांधी जी का भी सपना जो था, वो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज कहते थे, वो चाहते थे कि सरकार जो है वो दिल्ली में ना दिखे, सबको सरकार जो है भोपाल में ना दिखे, सरकार जो है सड़कों पे दिखे, सरकार जो है तकलीफ के समय दिखे। किसी की अग्नि दुर्घटना हो गई, हमारे भी कई अग्नि दुर्घटना हुई,
मैं तत्काल पहुंचा हूं, उनको मकान उपलब्ध कराया, उनकी बहुत सारी व्यवस्थाएं की। ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे जब मैं और मेरे साथियों ने बहुत से ऐसे काम किए। और मुझे ये नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे को इसमें अपना अनुभूति होती, अच्छा लगता है कि हम लोग किसी के काम आ रहे हैं। और मैं लगता हूँ राजनीति में मेरा आने का और कोई कारण नहीं है। मेरा परिवार पेशेवर राजनीतिक नहीं, मैं भी पेशेवर राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन इस काम में खुशी होती कि हम किसी आम नागरिक के काम आ जाते हैं। कोरोना में हम लोगों ने 4-5 महीने लगातार काम किया। मैं जब बीमार हो गया उसके बाद ठीक हुआ, फिर आया। तो ये एक दौर था जब एक आम आदमी को जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी। मेरे से कई लोग कहते थे साहब आपको कहीं तकलीफ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो मैं कहता अगर हम लोग नहीं निकले सड़कों तो निकलेगा कौन? डॉक्टर्स घर बैठ जाए, हमारी नर्सिंग स्टाफ घर बैठ जाए, पुलिस प्रशासन घर बैठ जाए, तो आखिर करेगा कौन? लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें मेरे इन साथियों का बड़ा योगदान है और ये सब लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के बहुत काम किया। स्वराज मेरा, मैं मानता हूँ ये अलग बड़ी बातें कि बहुत से अधिकार मिलना चाहिए पब्लिक को। अब जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाने का अधिकार, दवाइयों का अधिकार, इलाज का अधिकार, ये सब दिखता कहाँ है? ये सब कहाँ है? सिर्फ घोषणाओं में, भाषणों में, हमारे कागजों में। लेकिन इलाज जो है, आप अस्पतालों में चले जाए, एक आम आदमी को क्यों भरोसा नहीं है सरकार के अस्पतालों में? एक आम आदमी को क्यों भरोसा नहीं है शिक्षा के स्कूलों में? क्यों प्राइवेट में जाना पड़ता है? आयुष्मान कार्ड की आप बात करें, आयुष्मान कार्ड में कहते हैं इलाज हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड में आज भी इलाज की कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें इलाज का पैसे ही नहीं मिलता। और उसमें बहुत सारा एक घोटाला भी होगा, कैग की रिपोर्ट में भी है। खैर ये शिकायत भी है मुझे जो अपोजिशन से भी, कि उसने कैग की रिपोर्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया और उतना उस मुद्दे को उठाया नहीं गया। थोड़ा सा मुद्दा उठा और उस पे मैंने तो विधानसभा में व्यक्तिगत लगाया था जी। आपको मैं याद दिला दूं, नर्सिंग कॉलेज घोटाला ही मेरा ही उठाया। बिल्कुल। खिलाड़ियों का घोटाला जी। परमवीर जो अधिकारी थे, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे आके यहाँ खेलते थे जी, वो घोटाला मेरा उठाया हुआ है। आपका उज्जैन का जो हमारा सिंहस्थ हुआ जी, उसका घोटाला मेरे द्वारा उठाया गया। शौचालय घोटाला मेरे द्वारा उठाया गया। और मैं आपको बता दूं, इन सब घोटालों में जांच हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दस्तखत से हमारे IPS IAS और हमारे कई अधिकारियों ने उनके फर्जी दस्तखत से मकान आवंटित किए, वो मुद्दा भी मेरे ही उठाए हुए। ऐसे बहुत से संजीदे मुद्दे हैं जिनको कोई ने हिम्मत नहीं करी। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो अपना मकान का भी घपला किया है, कहने को तो वो उनका बड़ा मकान है जो मुख्यमंत्री निवास है, लेकिन जो एक और शिवाजी नगर का D8 और D9 का मामला है, वो विषय मेरा उठाया गया। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं रही कि इतने बड़े लोगों के खिलाफ मामले उठाएंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनता से जुड़े अगर मुद्दे हैं तो उसको उठाना चाहिए और ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी। तो जैसे बात करते हैं जब सुशासन की, तो आपने अपने क्षेत्र में, जबकि आपकी सरकार 15 महीने में ही चली गई, कितना मुश्किल हुआ बाकी के 3.5 सालों में काम करने में, उस सुशासन को स्थापित करने में कितना? देखिए हर जनप्रतिनिधि जो है ये बात कहता है कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं। मैं लगातार विपक्ष में रहा, मतलब शुरू के 10 साल नगर निगम में MIC में रहूं, 5 साल, उसके बाद एक बार 5 साल और रहा हूं, लेकिन उसके बाद 10 साल MIC के बाद मैं लगातार हम 10 साल जो है विपक्ष में रहे। मुझे मालूम है कि अधिकारियों से काम कैसे कराया जाता। मुझे ये मालूम है कोई भी अधिकारी, अगर आप जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, आपके अवैध धंधे नहीं हैं, तो कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं काट सकता। और आप देखिए विकास के मामले में उत्तर मध्य विधानसभा, जबकि हमारे यहाँ सत्ता पक्ष के कई विधायक हैं, आप जाके तुलना करिए कि सत्ता पक्ष के विधायकों की सड़कें आज खुद ही पड़ी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ विधानसभा के, लेकिन वो बोलना अच्छा नहीं तो उनके हमारे बाकी विधायक जो सत्ता पक्ष के, उनको लगेगी मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय। मेरा मानना है कि जो मैं खुद करता हूँ उसकी बात करूँ, लेकिन हमारे यहाँ की सड़कें बेहतर हैं। सड़कों के साथ मैंने सड़क तक सीमित नहीं रखा। 40 से ज्यादा नए उद्यान हमने डेवलप किए, जो पिछले 15-20 साल से उत्तर मध्य के बारे में कहा जाता था कि पुराना शहर, इसमें विकास की कोई संभावनाएं नहीं। शास्त्री में डबल डेकर फ्लाईओवर जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जी। अभी आप जाके देखें सूजीपुरा का स्कूल, एक चेरीताल का स्कूल जिसकी बिल्डिंगें बंद पड़ी थी, उनके टेंडर्स कराए गए। एक संस्कृत महाविद्यालय आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विप्र बंधुओं का जहाँ शिक्षा होती है, ये 2004 से बंद पड़ा हुआ है। कई नेता आए, कईयों ने उद्घाटन कर दिया, कईयों ने शिलालेख लगा दिए, कईयों ने भूमि पूजन कर दिया, काम हुआ, बंद हो गया। आज आप जाके देखें तेजी से काम चल रहा है। चेरीताल स्कूल तेजी से काम चल रहा है।
ये सब स्कूल जो है आप देखेंगे इनका जो स्तर होगा शिक्षा का वो और स्कूलों से बेहतर होगा, मतलब प्राइवेट छोड़ के लोग वहाँ पे पढ़ने जाएंगे। स्वास्थ्य की बात मैं करना चाहता हूँ, एक मनमोहन नगर अस्पताल 2014 में बन के कंप्लीट हो गया। माननीय मनमोहन सिंह जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पैसा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमारे उस समय के तत्कालीन मंत्री जी जो थे उन्होंने उसको मंत्री रहते हुए जबलपुर के उस काम को आज तक शुरू नहीं करा पाए। 2018 में जब विधायक बना तो मैं वहाँ देखने गया तो वहाँ पता चला ठेकेदार की बल्लियाँ और सामान पड़ा है। उसको विधानसभा में रखा, जिला योजना में रखा और हमारे साथियों के साथ हमने प्रदर्शन किया। तब जाके उसके दरवाजे खुले और कोरोना में उस मनमोहन नगर सामुदायिक भवन जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हजारों लोगों को इलाज मिला और आज जो है उसको हम लोग सर्व सुविधायुक्त करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये ऐसी सुविधाएं हैं जो आम नागरिक को मिलना चाहिए और इसके लिए पैसा अगर उनके पास ना भी हो उसके कारण मौत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के कारण किसी को अगर व्यवस्था है तो उसके कारण बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आयुष्मान कार्ड ये सिर्फ दिखावे वाले सफेद हाथी साबित हो। अभी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने जब शुरू की बात तो उसमें कहा आपने कि हमारी गौ माताएं ऐसे ही रहती हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक योजना लाई, गौशाला योजना। उस योजना को बीजेपी ने बहुत अच्छे से बुना लिया, उसको बहुत महिमा मंडित कर दिया। लेकिन आप भी देखते होंगे आपके शहर के बीचों बीच गौ माताएं रहती हैं, आप देखते होंगे कि हाईवेज में बहुत सारी गौ माताएं रहती हैं। क्यों, आखिर इसमें लैग क्या हुआ? योजना तो बहुत अच्छी शुरू हुई, महिमा मंडन भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काम क्यों नहीं हो पाया? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ गौशाला को निर्माण करा दिया। 1000 से ज्यादा गौशालाएं बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गौ माता को कितनी राशि दी जाती है, आप आश्चर्यचकित, 2 रुपये। 2 रुपये पे इंसान खाना नहीं खा सकता और गौ माता का जो कहना चाहिए जो उनका खाने के लिए जो सामग्री है वो कितने की हो सकती है? इंसान से तो ज्यादा होगी। बिल्कुल। लेकिन उसको 2 रुपए दिए जाते थे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जबलपुर शहर में हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके आशीर्वाद से एक बहुत अच्छी गौशाला तिलवारा बनी। आज बहुत सी गौ माताओं का इलाज वहां हो रहा है। वहां पे बहुत अच्छी उनकी सब चीज की व्यवस्था की गई। हमारे जबलपुर में कई अन्य जगह भी ऐसी व्यवस्था है। मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है या कोई समाज संकल्प लेता है तो गौशाला का व्यवस्था अच्छी कैसे हो जाती है। लेकिन सरकार इसको कैसे अच्छा नहीं करती। गौ माता के नाम पे मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जो है अपना श्रेय लेती है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आज गौ माता की क्या स्थिति है, कितनी राशि वो दे रहे? आपने देखा हो वचन पत्र में गौ माता के लिए कांग्रेस सरकार ने अलग से सुविधा रखी। तो ये सब बातें हैं कि जो बोलते हैं 22,000 घोषणा करने वाले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो अब साढ़े 18 साल उनके शासन के हो गए, आज उनको अपना घोषणा पत्र क्यों जारी करना पड़ रहा है? वो तो कहते हैं 18.5 साल मिले। आज मैं हूं 5 साल में जो मैंने विकास कर दिया, अगले 2 साल में बड़े दावे के साथ कह रहे हो आप एक बार फिर भ्रमण करिए। 2 साल में उत्तर मध्य के जितने बचे हुए काम सब पूरे हो जाएंगे और हम दावे से कहेंगे आम नागरिकों से, अब आप सड़क में गड्ढे बताइए, आप कोई सड़क बची तो बताइए, ऐसा कोई काम है जो बचा हुआ तो बताइए कृपया कर मुझको। 18.5 साल में सरकार पूरे काम नहीं कर पाई, इसका मतलब घोषणा पत्र फिर जारी करना पड़ रहा है। इसका मतलब है सरकार असफल रही और जो असफल सरकार है वो उसको ढिंडोरा पीटना पड़ता है। गली गली, गांव गांव उनको अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी पड़ी और उन्होंने कहा साहब हमने बहुत विकास किया है, उसकी यात्राएं निकालनी पड़ी। क्यों? मैं इस पे गोपाल भार्गव जी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, है भाजपा के जी। गोपाल भार्गव जी के बारे में कहा जाता है, एक बार उन्होंने कहा मैं चुनाव में घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे घर घर से रिश्ते हो गए। तो सरकारें हो या विधायक हो, उसको ये क्यों नहीं बोलना पड़ेगा ये 5 साल का कार्यकाल है, उससे पूछे साहब और कितना लोगे? 10 साल। 10 साल के बाद चाहे विधायक हो चाहे सरकार हो, उसको ये कहना चाहिए साहब बिना मेरा कोई घोषणा पत्र है, ना मेरी कोई योजनाएं बाकी रह गई, सब योजनाएं मैं पूरी कर चुका हूं। अब तो हम आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण की तरफ जा रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सरकार को मैं तो आपके बाद कहना चाहता हूँ, रवाना करिए इस मध्य प्रदेश को कुशासन से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से निजात दिलाने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी की विदाई 17 नवंबर को सबको मिलकर करना चाहिए। जैसे जब बात की जाती है कि कांग्रेस का जो है संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, मैं देख रहा हूं कि आपके पास तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। इस सीट में जब आपके ऑपोजिशन में जब बीजेपी ने अपनी सीट घोषित की
आपने भी देखा होगा कि एक थोड़ा सा बलवा भी हो गया और उसमें बहुत सारी बातें हो गई। कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा भाषण में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उनका चाल, चरित्र, चेहरा है वो आप देख सकते हैं। पिस्टल निकालने की जरूरत पड़ रही थी, गोली चलाने की जरूरत पड़ रही थी, क्यों? तो ये उस पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा। मैं उसके बारे में बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल आपसे है कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि हम काम ढूंढने के लिए क्षेत्रों में लोगों से पूछते हैं कि कौन सा काम बचा है आपका। एक दो वीडियो हमने देखे जो वायरल भी हुए थे, उसमें आपको लोग ढूंढ रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं देखिए, एक पाते, बात एक्सेसिबल नहीं है। ना ना ना, मैं तो आपसे कहता हूँ आप जनता से पूछिए, नेताओं से नहीं। कुछ नेता जो जबलपुर क्रिमिनल है भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्राइम है, रिकॉर्ड अभी रजिस्टर हुए केस, और ये दो चार ही हैं। वहां मैं सड़क बनाता हूं तो विरोध करने आ जाते हैं। सड़क जब निर्माण शुरू होता है तो उनके गुंडे आके सड़क बंद करते हैं, मेरी जमीन है। ये सबको पता है जनता को। अगर पूरी विधानसभा में आपको एक भी सम्मानित नागरिक जो किसी विचारधारा से ना जुड़ा हो, एक आम नागरिक हो, उससे आप पूछिए, और अगर वो ऐसा कहे तो अपन चर्चा करें। एक आखिरी, मतलब आखिरी तो मैंने कह दिया था, फिर भी एक आखिरी सवाल कि दबे कुचले लोगों की बातें कम होती हैं। आपके क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए या उनके वैधीकरण के लिए किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई, या आगे आप उन पर क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं तो उनको परिवार का सदस्य जैसा मानता हूँ। अब चूंकि चुनाव चल रहा है, बोलना नहीं है चाहिए। मैंने हर सुविधा उनको वैसी दी जैसे अपने माता पिता को कर सकता हूँ। हमने पिछले चुनाव, इस चुनाव के पहले और पिछले साल अपने बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को वृंदावन भेजा, इस साल बादकपुर भेजा, और आप विश्वास करें कितने लोग गए। मेरे को लग रहा था 10 दिन में सावन खत्म हो जाएगा, लोग जाएंगे नहीं जी। 2 महीने 10 दिन, यानी चुनाव जिस दिन 9 तारीख को डिक्लेयर हो उसके दिन तक गाड़ियां जाती रही, और 5 गाड़ी रोज जा रही थी। उस पर हमारे कुंडलपुर मंदिर जाती थी, हमारे जैन समाज के जो आदरणीय। तो मैं तो मानता हूँ कि अपने परिवार का सदस्य के रूप में अगर आप विधायक समझे लोगों को और वो उन पर विश्वास करें, तो मुझे लगता है एक दूरी खत्म हो जाती है, हमको भी खुशी होती है। अब जो व्यक्ति जाने में वंचित है, मान लीजिए अब कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है लेकिन नहीं, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि उनका एक लड़का या बेटा है, उससे कुछ भी कहो वो कर देगा। ये विश्वास जैसे जनता का और विधायक का और जनप्रतिनिधियों का पैदा हो गया, और ये विश्वास मैं नहीं कहता, मैं लोगों को, अगर मैं उपलब्ध नहीं तो मध्य प्रदेश का एक भी विधायक उपलब्ध नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटे 2 घंटे वाला नहीं हूँ। सुबह 4 बजे का कार्यक्रम होगा, राकेश सोहानी से पूछने का जन्मदिन मनाने में पहुंचा। सुबह 6 बजे स्टेडियम का कार्यक्रम हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, डॉक्टर पवन स्थापक जी के हर कार्यक्रम में पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। पता कर लीजिएगा, उनकी एक रैली निकलती सुबह 6 बजे 7 बजे। नगर निगम के जितने कार्यक्रम हुए, इवन मोदी जी सरकार के जो कार्यक्रम आए, लेकिन वो कार्यक्रम ठीक थे, आम नागरिक के हित में थे, मैं उनकी रैली में भी सुबह 6 बजे पहुंचा, और रात को 2 बजे जरूरत था तो भी मैं लोगों के बीच में रहा। कोरोना बीमारी, हम लोग 24 घंटे काम कर रहे थे। अगर मैं सोता तो हमारे 4 साथी ड्यूटी कर रहे होते। तो ऐसा नहीं है विपक्ष कुछ भी कहे, मुझे विपक्ष वक्त की चिंता भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हिंदुस्तान के जो नागरिक है वो बड़े समझदार हैं। उन्होंने 2014 से अभी तक देख लिया, बोलने में और करने में। जैसे शिवराज सिंह जी बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। माननीय कमलनाथ जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। तो हम लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ज्यादा काम करने के लिए तैयारी के साथ कमर कस के तैयार है, और सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश को एक कुशासन से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और लगातार जो जनता के हितों की बात करते कि हम सबसे आखिर पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं ना जी, अंत्योदय के लिए, ठीक है। तो फिर आम आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता क्यों? आम आदमी आज भी परेशान है क्यों? हमारी आदिवासी बच्चियां मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा घूम रही, छोटी बच्चियों दुष्कर्म मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं से बलात्कार में नंबर 1 है। ऐसा कौन सी चीज है जो गड़बड़ काम हुए उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 नहीं? पर मध्य प्रदेश में तो सेवा की गारंटी दी है शिवराज जी ने। अरे आप सेवा की गारंटी, सब गारंटी दे दो। गारंटी मुंह से चलाने से काम चलेगा, या गारंटी सड़क पे जमीन में उतरने की जरूरत? मतलब आप ऐसा मानते हैं कि ग्राउंड में ऐसा काम नहीं है? अगर होता तो आपको सुनने नहीं मिलता। अगर शिवराज सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से चुनाव क्यों लड़ रही? पर अब तो कुछ दिनों पहले उनको घोषित कर दिया गया। अब अजय बिश्नोई जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हमारा ये चुनाव जो है 18 सालों के कामों का चुनाव है।
हम फिर से जो है अजय विश्नोई से जरा कैमरे के अलावा किनारे पे जाके पूछिए। जी अजय विश्नोई सबसे मुखर उन विधायकों में रहे हैं जिनने शिवराज सिंह की हर योजना पे उंगली उठाई। मैं दाद देता हूं उनकी हिम्मत की। जी मेरे वरिष्ठ है, अच्छे व्यक्ति हैं, जी लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल से ये सब बैठे हुए हैं, जबलपुर की जनता जानती जी कि सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी की योजनाओं में सबसे ज्यादा मुखर कौन था, उंगली उठाने वाले कौन थे। जी। अब आज कैमरे के सामने उनकी पार्टी की मजबूरियां होंगी, तो मैं चाहता हूं मजबूरी को नहीं, वास्तविकता पे जाएगी। ठीक है, आखिरी हमारा चूंकि स्लोगन भी है सर, हम स्वच्छ मतदान, चूंकि ये जो चुनाव है वो युवाओं का चुनाव है, ये निकट भविष्य को बदलने वाला चुनाव है और सबसे ज़्यादा युवा इस बार वोट करने वाले हैं। तो हमारा जो स्लोगन है स्वच्छ मतदान स्वस्थ लोकतंत्र, मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों से और सभी मध्य प्रदेश के साथियों से आप अपील करें कि ये मतदान जो हो स्वच्छ मतदान हो और हमारा लोकतंत्र स्वस्थ बन सके। देखिए, मैं हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश के मतदाताओं से और अपने सभी मतदाताओं से संस्कारधानी के खास तौर से मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो जाति धर्म पार्टी से उठ के आपका वोट चाहे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सुख दुख से लेके काम करने में कोई अव्वल है, तो फिर जाति धर्म को भूल जाइएगा। इस बात को भूल जाइएगा वो किस पार्टी का है, ये भूल जाइएगा कि वो हमारा रिश्तेदारी क्यों ना हो। और एक और निवेदन करना चाहता हूं, सुबह 7 बजे मतदान शुरू होता है, शाम को 3 बजे तक खाना खा लें, नाश्ता कर लें, आराम कर लें, 5 बजे चले जाएंगे। इसको भूलिए। हमारे मध्य प्रदेश को बहुत ज़रूरत है एक अच्छी सरकार की। अच्छी सरकार बनाने के लिए अच्छे लोगों को वोट दें और इस मध्य प्रदेश को जो वर्तमान हालत है उससे निजात दिलाएं। तो ये थे यहाँ के वर्तमान विधायक विनय सक्सेना जी, जबलपुर उत्तर में आप वर्तमान विधायक हैं। उनसे बात हुई, सुशासन के लिए इन्होंने काम किया है, आगे भी काम करने के लिए अभी कटिबद्ध हैं, तटस्थ हैं। धन्यवाद।